सारे सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था सर्कल, वृत्त, बहुत बढ़िया। और क्या पढ़ाया था? केंद्र पढ़ाया था, ठीक है, त्रिज्या, जीवा और व्यास पढ़ाया था। ठीक है ठीक है, चलिए तो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की कौन सी विषय? गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं? गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि चतुर्भुज पढ़ रखा है, त्रिभुज पढ़ रखा है, और हम लोग अभी अभी पिछली क्लास से शुरू किए हैं वृत्त। और वृत्त से संबंधित हम लोग जो जो चीजें पढ़ रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पिछली क्लास में नहीं आए थे, तो मैं क्या करूंगा, वो सारी चीजें, वो सारे जो छोटे छोटे टर्म थे, वो सारे टर्म हम आज आपको रिवीजन करा देंगे, ठीक है। और उसी पे आधारित मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो पहले हम वो टर्म सारे सीख लेते हैं, फिर हम लोग उसका होमवर्क बना लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा टर्म हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछली कक्षा में? पिछली कक्षा में कौन कौन सा टर्म पढ़ रखा है? तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने वृत्त पढ़ रखा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है जीवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है व्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। अब ये क्या होता है? वृत्त क्या होता है? तो जैसे कि मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि वृत्त जो होता है, वृत्त जो होता है एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो वृत्त कहलाती है। एक स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु का मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपकी एक स्थिर बिंदु है, ये आपकी क्या है? स्थिर बिंदु है। और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे देखिए ये सब क्या है, ये सब बहुत सारे छोटे 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 छोटे, ये सब बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं के क्या है? समूह है, ग्रुप है। और इनको मिलाकर ये जो है सारे सारे इस निश्चित बिंदु से, इस स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पे, ये सारे सभी क्या है? एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पे है। और हम लोगों ने जब इसको मिलाया है, तो हमारे पास क्या मिला है? हमें एक वृत्त प्राप्त हुआ, हमें एक वृत्त प्राप्त हुआ है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं के संग्रह या बिंदुओं को मिलाने वाली, जो बिंदुओं को मिलाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है वृत्त। हर बच्चों समझ में गया वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाकर क्या बनता है? वृत्त बनता है, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे केंद्र किसे कहते हैं? तो केंद्र जो होते हैं, जो स्थिर बिंदु होता है, जो स्थिर बिंदु होता है, जो ये स्थिर बिंदु होता है, इसी को हम लोग कहते हैं केंद्र। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र। जो स्थिर बिंदु होता है, इसी को क्या कहते हैं? केंद्र। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जो स्थिर बिंदु होता है, इसी को हम लोग कहते हैं केंद्र। अब आती है बात कि त्रिज्या किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं त्रिज्या किसे कहते हैं। तो त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो होती है केंद्र, यहाँ पे हो गया केंद्र, और ये हो गया आपका मध्य, ये हो गया आपका केंद्र, और ये हो गया आपका वृत्त पर स्थित कोई बिंदु। यानी केंद्र से वृत्त पर स्थित कोई बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या। मैं फिर से रिपीट करता हूं, केंद्र से और वृत्त पर स्थित कोई बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं त्रिज्या। फिर से रिपीट करता हूं, केंद्र और वृत्त पर स्थित कोई बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक वृत्त के पास कितनी त्रिज्याएं होती हैं। एक वृत्त के पास कितनी त्रिज्याएं होती हैं, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। एक वृत्त के पास कितनी त्रिज्याएं होती हैं? चार उस्मान ने बहुत बढ़िया। एक वृत्त के पास अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं। देखिए इस तरह बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनाए, इस प्रकार एक वृत्त के पास अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं, अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं। तो एक वृत्त के पास जो त्रिज्याएं होती हैं,
एक वृत्त के पास जो त्रिज्याएं होती हैं वो अनगिनत होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो त्रिज्याएं होती हैं वो अनगिनत होती हैं। वो त्रिज्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनगिनत होती हैं। चलिए इसी प्रकार ये तो त्रिज्या हो गया। इसी प्रकार सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि जीवा किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। देखिए जीवा जो होती है वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया एक्स और दूसरा बिंदु हो गया वाई, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है इसी को कहते हैं जीवा। इसी को कहते हैं जीवा। मतलब जीवा बहुत ही सरल है। वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदु, वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु मान लीजिए ये हो गया, तो इनको जब मिलाने से क्या कहलाएंगे, ये भी हमारी क्या कहलाएंगी, जीवा कहलाएंगी। ये भी हमारी क्या कहलाएंगी, जीवा कहलाएंगी। तो चलिए सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त पर कितनी जीवा होती है, वृत्त की जीवाएं कितनी होती है, वृत्त पर कितनी जीवा होती है, कॉर्ड कितनी होती है, जल्दी बताएं सारे बच्चे। वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, सारा बताएंगे। बहुत बढ़िया, वृत्त पर अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि वृत्त के पास अनगिनत, वृत्त जो होता है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार वृत्त के पास अनगिनत जीवाएं होती हैं। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि व्यास क्या होती है, व्यास क्या होती है। सारे बच्चे बताएंगे व्यास क्या होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक बच्चे ने बहुत आंसर बहुत बढ़िया दिया है। व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है जो कि केंद्र से होकर गुजरती है। व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है और वो जो होती है केंद्र से होकर गुजरती है, वो जो होती है केंद्र से होकर गुजरती है और इसे कहते हैं व्यास। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। व्यास जो होती है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ आपको, व्यास, व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो केंद्र से गुजरती है, केंद्र से होकर जाती है। आगे समझ में, व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। और हमें पता है व्यास जो होती है त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2 त्रिज्या को जोड़ेंगे तो हमें व्यास मिलता है। चलिए सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस पेज में सभी चीजें क्लियर है, केंद्र क्लियर हो गया, त्रिज्या सबको समझ में आ गया, जीवा सबको समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया। ठीक है, सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट सारे बच्चे लेंगे। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। ये सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए और आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक वृत्त यहाँ बनाता ताकि आपको समझ में आ जाएगा। वृत्त आपको क्या करनी है, एक वृत्त लेनी है। क्या करते हैं यहाँ पे आपके लिए वृत्त बनाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए वृत्त है और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास, जिसकी लंबाई दी है हमारे 8 सेंटीमीटर। चलिए हम एक व्यास ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया आपकी एक व्यास जिसकी लंबाई आपको दी है 8 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है त्रिज्या की लंबाई, और हमें निकालनी है त्रिज्या की लंबाई। तो चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दें। 5 4 3 2 1। यहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्द सही दिए, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। देखिए क्या है, व्यास क्या होती है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, मतलब यहां से यहां तक त्रिज्या होगा, फिर यहां से भी यहां तक क्या होगा, ये भी हमारी त्रिज्या होगी।
यानी त्रिज्या हो गई व्यास की आधी मतलब 8/2, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इसी पर आधारित आपको होमवर्क दिया गया है। चलिए हम लोग होमवर्क को देख लेते हैं। तो सारे बच्चे होमवर्क वाली वर्कशीट वाली बुक निकाल लेंगे। सारे बच्चे वर्कशीट वाली बुक निकाल लेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्नवाली 1.1 कैसे डिस्कस करेंगे? मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आप उसको उसमें डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस प्रश्न में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर टाइप कर दीजिएगा। डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नवाली 1.2, प्रश्नवाली 1.2। चलिए मैं वो प्रश्नवाली 1.2 डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए बताइए, सारे बच्चे बताएंगे इस प्रश्नवाली 1.2 में वृत्तों की संख्या कितनी है? वृत्तों की संख्या कितनी है? सही बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। प्रश्नवाली 1.2 में वृत्तों की संख्या कितनी है? वृत्तों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, देखिए गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, कितनी है? 5 है। बहुत बढ़िया। चलिए इसी पर बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है? त्रिभुज की संख्या कितनी है? चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 और ये हो गई 4। कितनी है त्रिभुज संख्या? 4। चलिए इसी प्रकार बताइए, इसी पर बताइए चतुर्भुज की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए सारे बच्चे, चतुर्भुज की संख्या कितनी है? सही बच्चे बताएंगे चतुर्भुज की संख्या कितनी है? सारे बच्चे बताएंगे चतुर्भुज की संख्या कितनी है? चतुर्भुज की संख्या कितनी? चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गई 6। कितनी है? चतुर्भुज की संख्या है 6, ठीक है ना। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। उसी प्रकार प्रश्नवाली 2.1, प्रश्नवाली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से रिपीट करता हूँ। प्रश्नवाली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ, देखिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वृत्त 1 और वृत्त 2 में OF बराबर OG है। देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन बनाने से पहले एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या, मान लीजिए त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है इसी केंद्र को मान के कि ये बड़ा वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या जो है ये है। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। चलिए सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे कि बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या बड़ी होगी या छोटे वाले। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ R1। जो छोटा वाला वृत्त है इसका त्रिज्या R1 हो गया, इसका त्रिज्या R2 मान लिया। तो आप बताइए R2 बड़ा होगा या R1? सारे बताएंगे चैट बॉक्स में R2 बड़ा होगा या R1? R2 है जो है वो बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या है, जो R1 है वो छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या है। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे R2 बड़ा होगा या R1? R2 बड़ा होगा या R1? बहुत बढ़िया, R2 बड़ा होगा, मतलब बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी पे आधारित यह प्रश्न है, इसी पे आधारित यह प्रश्न है। इसमें क्या बोल रखा है? इसमें बोल रखा है कि OF जो है आपका, ये OF है जो ये छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या है। OF जो है आपका छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए R1 है, उसी प्रकार जो OG है वो बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या है। OG जो है बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या, तो मान लीजिए बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं R2। अब बताइए R2 बड़ा होगा या R1? R1 बड़ा, R2 बड़ा होगा। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर नहीं होंगी। तो ये कौन सा कथन है? ये आपके असत्य कथन है। ये आपके क्या होंगे? असत्य कथन होंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार
प्रश्नावली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न था, ठीक है। प्रश्नावली 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं, ध्यान देंगे। चलिए सारे बच्चे बताएंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिज्या कितनी हो गई। इस क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिज्या कितनी हो गई। जब हमको यहां से लेकर यहां तक व्यास की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या कितनी होगी, सारे बच्चे बताएंगे त्रिज्या कितनी होगी। कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। देखिए त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, मतलब यहां से यहां तक त्रिज्या हो गया। सेम उसी प्रकार यहां से यहां तक भी ये हो गया, ये भी हो गया त्रिज्या। इसका मतलब ये जो है 10/2 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत। चलिए सारे बच्चों समझ में आ गया कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। चलिए इसी प्रकार जो हो गया प्रश्नावली 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न सही बच्चे बताएंगे, पहला प्रश्न सही बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न, क्या ये सही स्टेटमेंट है। अगर सही कथन है तो टी टाइप कीजिए, अगर असत्य कथन है तो एफ टाइप कीजिए। अगर ये कथन सही है तो टी टाइप कीजिए, अगर असत्य है एफ टाइप कीजिए। अगर सही है तो टी टाइप कीजिए, अगर असत्य है तो एफ टाइप कीजिए। क्या है, असत्य कथन है। बहुत बढ़िया बहुत नहीं, क्यों, क्योंकि अभ्यंतर में जी और एस नहीं है। अभ्यंतर में कौन कौन है, ई ओ एन, मतलब ये जो है असत्य कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, उसी प्रकार बताइए सेकेंड क्वेश्चन, वही भाग में ई ओ एन नहीं है, ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो टी टाइप कीजिए, असत्य है तो एफ टाइप कीजिए। अगर ये कथन सत्य है तो टी टाइप कीजिए, असत्य है तो एफ टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे कथन है ये कथन जो है सत्य कथन है, क्योंकि वही भाग में ई ओ एन नहीं है। सही तो बोल रहा है, क्योंकि वही भाग में क्या है, वही भाग में जो है जी और एस है, जी और एस है। इसका मतलब ई ओ एन नहीं है, मतलब ये क्या है, ये आपका सत्य कथन है। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों का ये सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक होमवर्क डिस्कस कर लिया और यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है दीर्घ एवं लघु चाप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेजर एंड माइनर आर्क। और इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं दीर्घ का मतलब। किसका मतलब समझते हैं, दीर्घ का मतलब, फिर समझेंगे लघु का मतलब। चलिए सारे बच्चे बताएंगे दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ को, हाँ बहुत बढ़िया, क्या होता है, बड़ा। बहुत बढ़िया, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं मतलब लॉन्ग। जो बड़ा होता है उसे कहते हैं दीर्घ। लघु का मतलब क्या होता है, जो छोटा होता है, जो स्मॉल होता है, इससे कहते हैं लघु। ठीक है, अगर आपको ये दीर्घ और लघु समझ में आता है तो देखिए अब हम लोग आसानी से समझ सकेंगे कि दीर्घ एवं लघु चाप क्या होता है। अब आता है बात चाप क्या होता है। चलिए समझ लेते चाप क्या होता है। तो चाप जो होता है वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु के भाग, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं, मतलब इसको हम लोग काटते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कैंची हो, अगर आपके पास कैंची हो, अगर आपके पास कैंची हो, अगर यहाँ से दोनों जगह से आप काट रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे दिखेगा आपको, ये ऐसे दिखेगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। उस पर ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। तो देखिए ऐसे दोनों, एक ऊपर का हो गया एक नीचे का हो गया। ठीक है, तो चलिए ये यही कहलाता है हमारा चाप। यही क्या कहलाता है हमारा चाप। यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को अगर हम हटाते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को हम लोग काटते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें चाप प्राप्त होता है। यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदु के बीच के भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अगर ये चाप सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे,
इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। देखिए बहुत ही सरल है, कोई भी वृत्त ले लीजिए, मान लीजिए वृत्त ये ले लिया मैंने, एक वृत्त ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं बोल दिया x और यहाँ बोल दिया मैंने y, ठीक है। और इसको मैं अलग अलग कर दूंगी, अलग करूंगा तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका y। तो ये होगा आपका एक चाप, सेम उसी प्रकार ये होगा आपका एक चाप, ये हो गया आपके दो चाप, ठीक है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं के भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। आगे सारे बच्चों को समझ में? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग दीर्घ और लघु चाप किसे कहते हैं। चलिए उसको भी सीख लेते हैं कि दीर्घ और लघु चाप किसे कहते हैं। तो चलिए, अगर मैं आपके पास एक वृत्त बनाऊं, अगर मैं आपके पास एक वृत्त बनाऊं, एक एक वृत्त हो गया, और इस वृत्त को मैं क्या करता हूँ, दो भाग में बांटता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। चलिए इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपका चाप है, ये जो चाप है, और ये एक ऊपर वाली जो चाप है, एक ये चाप हो गया ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो जो नीचे वाला चाप है ये छोटा है, ये छोटा है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लघु चाप। और जो ऊपर वाला होगा इसके क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दीर्घ चाप, इसे कहेंगे दीर्घ चाप। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो चाप छोटा होता है उसे कहते हैं लघु चाप, और जो चाप बड़ा होता है उसे कहते हैं दीर्घ चाप। चलिए उसी प्रकार आप बताइए, ये जो है, चलिए इसको मैं मान लू यहाँ पे x और यहाँ पे मैं मान लू y, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लू, चलिए यहाँ पे मान लो, चलिए इसको कर देता हूँ, हो गया y। तो आप बताइए, इसको मैं बोलता हूँ 1 और इसको मैं बोलता हूँ 2। 1 बताइए लघु चाप है तो L टाइप कीजिए, दीर्घ चाप है तो D टाइप कीजिए। 1 जो है लघु चाप है तो L टाइप कीजिए, दीर्घ चाप है तो D टाइप कीजिए। क्या है? लघु चाप है, क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये क्या है? ये आपका छोटा है, इसलिए क्या है? लघु चाप है। उसी प्रकार बताइए 2 क्या हो जाएगा? 2 अगर दीर्घ चाप है तो D टाइप कीजिए, अगर लघु चाप है तो L टाइप कीजिए। 2 क्या है? 2 है आपका दीर्घ चाप। 2 क्या आपका? दीर्घ चाप। 2 क्या आपका? दीर्घ चाप। इस प्रकार जो चाप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो चाप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चाप जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दीर्घ चाप, एक होते हैं लघु चाप। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो बताइए कि जो नीचे वाला भाग होगा, जो ये छोटा वाला आर्क होगा, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग लघु चाप। जो बड़ा वाला होगा इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग दीर्घ चाप। इसे क्या कहेंगे हम लोग? दीर्घ चाप। मेजर आर्क जो छोटा होता है उसे कहते हैं माइनर आर्क लघु चाप। अब आती है आपके मन में ये प्रश्न कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा लघु चाप है और कौन सा दीर्घ चाप है, मतलब उनका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका नामकरण करना सीख लेते हैं। चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं? नामकरण करना सीख लेते हैं। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ले लेते हैं बिंदु ए, और यहाँ पे मैंने एक ले लिया बिंदु बी, ठीक है। चलिए, और एक यहाँ पे मैंने बिंदु, चलिए इन दोनों को मैं पहले मिलाता हूँ। देखिए ये हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो गया। इसको मैं अलग बनाता हूँ। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। चलिए इधर बनाता हूँ। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और दूसरा हो जाएगा ये इसका ऊपर वाला, ये हो गया इसका ऊपर वाला, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा बी। और मैं यहाँ पे एक और नामकरण करते हैं, यहाँ पे एक और आर लेता हूँ बिंदु, तो यानी यहाँ पे एक हो जाएगा आर बिंदु, ठीक है। चलिए अब बताइए, ये जो है ये आपका है लघु चाप, ये आपका लघु चाप, और ये जो आपका क्या है? ये आपका है दीर्घ चाप, ये आपका है दीर्घ चाप। अब हमें नामकरण करना, हमें क्या करना है? नामकरण करना है। तो सबसे पहले किसका नामकरण करते हैं? चलिए सबसे पहले हम लोग नामकरण करते हैं दीर्घ चाप का। किसका नामकरण करते हैं हम लोग? दीर्घ चाप का। कैसे नामकरण करेंगे? चलिए देख लेते हैं। देखिए कहां से शुरू होगा? ए से शुरू होगा। चलिए ए होगा, सबसे पहले हो गया ए। ए से कहां जा रहा है? ए से जाएंगे हम लोग धीरे 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 जाएंगे? ए से जाएंगे हम लोग आर पे, आर के बाद फिर कहां जाएंगे? आर के बाद हम लोग जाएंगे
बी पे, आर के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, बी पे, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ नाम रेखाखंड टाइप का नाम हो गया। अब हम जो आर चाप है आर के, तो आर के लिए क्या करेंगे, देखिए वृत्त का भाग है तो इसलिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग ऐसे, इसके ऊपर हम लोग ऐसे चांद का निशान डाल देंगे, ऐसे एक वृत्त का वक्र भाग डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया सारे बच्चों को दीर्घ चाप का नामकरण कैसे करते हैं, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। दीर्घ चाप का नामकरण कैसे करते हैं, चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर ये समझ में आ गया सारे बच्चों को तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। देखिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या हम इससे बी से शुरू नहीं कर सकते हैं, हाँ बी से भी शुरू कर सकते हैं। तो पहले होगा बी, फिर बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद आएगा आर, फिर आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद आ जाएगा आपका ए, आर के बाद क्या आ जाएगा ए, और इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे हम लोग चांद का निशान डाल देंगे, वक्र का निशान डाल देंगे। तो ये हो गया आपका लघु चाप। तो चलिए इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे। ये होगा दीर्घ चाप, सारे सारे बच्चे बताएंगे लघु चाप का नामकरण कैसे करेंगे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे। चलिए लघु चाप का नामकरण कैसे करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए लघु क्या क्या हो रहा है, लघु है ए, और ए से कहा जा रहा है, ए से जा रहा है आपका बी, तो ये हो गया ए और बी, और इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे चांद का निशान डाल देंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या इसे हम लोग बी, पहले बी और फिर ए नहीं लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं। पहले बी से शुरू करेंगे और फिर ए पे चले जाएंगे, बी से शुरू करेंगे फिर ए पे चले जाएंगे, तो ये हो गया आपका बी ए चाप और ए बी चाप, ठीक है, बी ए चाप और ए बी चाप। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से जल्दी। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी लेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो एक एग्जांपल और देता हूं आपको। चलिए ये हो गया एक वृत्त, ठीक है। चलिए आप सभी बताने, चलिए ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, और ये है आपका एक चाप जो कि आपका लघु चाप है, और बीच में आपका एक यहाँ हो गया एक। चलिए सभी बच्चे सबसे पहले बताएंगे दीर्घ चाप का नामकरण, दीर्घ चाप का नामकरण जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो सबको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये आपका दीर्घ चाप है, और ये क्या है, ये आपका लघु चाप है। तो सारे से बच्चे जल्दी जल्दी सबसे पहले बताएंगे दीर्घ चाप का नामकरण, नाम कैसे लिखेंगे दीर्घ चाप का, दीर्घ चाप को दर्शाएंगे कैसे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, 4 बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी लिखेंगे। बहुत बढ़िया, ये वाई है, ये वाई है, यू नहीं है, ये क्या है आपका वाई है, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा लिखे हैं सभी बच्चों ने नाम लिखे। क्या करेंगे, पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है, वाई से। चलिए वाई हो गया, फिर वाई के बाद कहां जाएंगे, वाई के बाद धीरे 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 से हम जाएंगे ए, ये हो गया। फिर ए के बाद कहां जाएंगे, ए के बाद हम जाएंगे एक्स पे, ए के बाद कहां जाएंगे, ए के बाद हम जाएंगे एक्स पे, एक बाद कहां जाएंगे एक्स पे, और इसके ऊपर हम लोग ऐसे चाप कर देंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे चाप डाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ चाप। इसी प्रकार लघु चाप क्या होता है देख लेते हैं, इस प्रकार लघु चाप क्या होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इसी प्रकार लघु चाप का नामकरण बताइए सर बच्चे, लघु चाप का नामकरण बताइए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, लघु चाप तो बहुत ही सरल है, क्या होगा, ये वाई से एक्स, वाई एक्स, इसके ऊपर चाप कर दीजिए, उल्टा बोल दीजिए एक्स वाई के ऊपर चाप, है ना, कोई भी बोल सकते हैं, एक्स वाई बोल दीजिए, वाई एक्स के ऊपर चाप डाल दीजिए, इससे वक्र डाल दीजिए, ये हो गया आपका लघु चाप। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और सारे बच्चों को मन में आ रहा होगा, वो कौन सा प्रश्न है, वो प्रश्न है कि अगर सर लघु चाप और दीर्घ चाप बराबर हो जाए, अगर सर लघु चाप और दीर्घ चाप बराबर हो जाए फिर क्या होगा, तो अगर लघु चाप और दीर्घ चाप बराबर हो जाते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, क्या कहते हैं उसे, अर्धवृत्त सेमी सर्कल। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है
तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में बहुत नहीं। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर? तो पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। मैं क्या करता हूं, तब तक उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मुझे नीचे दिए गए चित्र में एलएम के बारे में बताना है, ठीक है? मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1। बहुत जल्दी देखिए, हमें बताना है एलएम। जो एलएम जो दिया है, मतलब ये जो दिया है ये कौन सा चाप है? तो हमको दिख रहा है कौन सा चाप है, ये हमारा लघु चाप है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 110, इसका भी उत्तर कहां देंगे सही बच्चे? इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न जो है बहुत ही सरल। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है दिए गए चित्र में, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है, दीर्घ चाप लिखा है। क्या लिखा है? दीर्घ चाप PRS को किस प्रकार लिखा जाता है? दीर्घ चाप PRS को किस प्रकार लिखा जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जो बच्चे अभी तक प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जल्दी जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन से? चलिए लिखते हैं। चलिए कहां से स्टार्ट करते हैं? पी से स्टार्ट करते हैं। हो गया पी, पी के बाद क्या आएगा? आर, फिर आर के बाद क्या आ जाएगा? एस। ठीक है, आप इस तरह लिखिए, चाहे और क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर चाप, या उल्टा एस आर पी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है पी आर एस। मतलब ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो बहुत बच्चों को ये समझ में आ गया, सारे के सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। क्या सीखेंगे हम लोग अभी? वृत्तखंड, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीन पे ध्यान देंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। सारे के सारे बच्चे कहां ध्यान देंगे? स्क्रीन पे ध्यान देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वृत्तखंड। वृत्तखंड जो होते हैं वो जीवा और चाप के मध्य, जीवा और चाप के मध्य वाले जो क्षेत्र होते हैं उससे हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कि चलिए देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक, मैंने यहाँ पे आपके लिए वृत्त बनाया और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जीवा। तो देखिए एक मान लीजिए एक बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये है ए और दूसरा बिंदु मान लेते हैं ये है बी। हमें पहले क्या बनाना है? हमें पहले बनाना है जीवा। तो ये होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक जीवा। ये होगी आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी जीवा। तो मैंने बोल रखा है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड जो होता है जीवा और चाप। तो इसका दूसरा चाप कौन सा है? चाप ये है आपका नीचे वाला है, ये आपका है चाप जो कि लघु चाप है, जो कि आपका लघु चाप है। तो जो वृत्तखंड होते हैं, जो वृत्तखंड होते हैं वो जीवा और चाप के मध्य वाले क्षेत्र होते हैं। ये हो गया जीवा और ये हो गया चाप। ये जीवा और चाप के जो मध्य वाले क्षेत्र होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वृत्तखंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड। अगर सारे बच्चों को वृत्तखंड समझ में आ गया है, वृत्तखंड सेगमेंट किसे कहते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं वृत्तखंड, उसे कहते हैं वृत्तखंड। देख सकते हैं ये क्या आपका, ये हो गया आपका जीवा और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया चाप। तो जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं इससे हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। इससे हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। आगे समझ में चलिए। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ये जो वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड है या दीर्घ वृत्तखंड है। अगर ये लघु, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, अगर ये लघु है तो एल टाइप कीजिए, अगर दीर्घ है तो डी टाइप कीजिए। अगर ये वृत्तखंड लघु वृत्तखंड है
तो एल टाइप कीजिए, दीर्घ वृत्तखंड है तो डी टाइप कीजिए। कैसे वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड है। बहुत बढ़िया। कैसे वृत्तखंड है? ये जो वृत्तखंड है ये आपकी लघु वृत्तखंड है। चलिए इसी प्रकार चलिए ये जो आपका कौन सा वृत्त है, देखिए ये है आपका कौन सा चाप है, ये जो है आपका दीर्घ चाप। ये कैसा चाप है? ये आपका है दीर्घ चाप। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये जो सेगमेंट होगा, ये जो सेगमेंट होगा, ये जो क्षेत्र होगा आपका, किस प्रकार का वृत्तखंड होगा? ये जो वृत्तखंड होगा किस प्रकार के वृत्तखंड होगा? लघु वृत्तखंड होगा या दीर्घ वृत्तखंड होगा? अगर लघु वृत्तखंड होगा तो एल टाइप कीजिए, अगर दीर्घ वृत्तखंड होगा तो डी टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया। किस प्रकार का होगा? ये आपका दीर्घ वृत्तखंड होगा। क्यों? क्योंकि ये जीवा और दीर्घ चाप के मध्य वाला क्षेत्र है। ये जीवा और दीर्घ चाप के मध्य वाला क्षेत्र है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे। आगे सारे बच्चों को समझ में? चलिए अब आता है बात, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे। चलिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें दो तीन पॉइंट लेते हैं। जैसे पॉइंट, एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, एच मान लेते हैं इसको। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। ये हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया एच, दूसरा कलर से चलिए ये हो गया एच, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे टी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी। चलिए तो सबसे पहले मैं नामकरण करना चाहता हूँ लघु वृत्तखंड का। किसका नामकरण करना चाहता हूँ? लघु वृत्तखंड का। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, लघु वृत्तखंड का नामकरण जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे। लघु वृत्तखंड का नाम बताएंगे सारे बच्चे, क्या होगा नामकरण लघु वृत्तखंड का? देखिए कहां से शुरू करेंगे? ए से, ए हो गया, फिर कहां जाएंगे? ए से एच हो गया, फिर एच से बी हो गया, फिर बी से टी हो गया, फिर टी से ए हो गया। ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। चलिए इसी प्रकार जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे बताइए दीर्घ वृत्तखंड। सारे सारे बच्चे बताएंगे दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। देखिए कहां से स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा। चलिए ए हो गया, फिर क्या होगा? ए के बाद जाएगा आपका एच, एच जाएगा, एच के बाद क्या होगा? एच के बाद हो गया बी, चलिए बी कर लिए, फिर बी के बाद कहां जाएंगे? बी के बाद जाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे सी, और फिर सी के बाद कहां जाएंगे? सी के बाद आ जाएंगे आपके ए। अब कहीं से स्टार्ट करके सिर्फ आपको टोटल कुल होने चाहिए, चाप और जीवा दोनों मिलने चाहिए, तो इसका ये नामकरण होगा। ठीक है, अगर सारे बच्चों को वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और उनका नामकरण करना समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सर बच्चों समझ में? चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड निम्न है। सबसे पहले देखिए जीवा कौन कौन सा है, उसके बाद देखिए वृत्तखंड कौन कौन सा है। तो इसका उत्तर कहां देना है? इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड निम्न है। मैं क्या करना चाहता हूं, आपको हिंट देता हूं कि जीवा यहाँ कौन कौन सा है। तो जीवा क्या होता है? जीवा होता है वृत्त पर बने दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये होगा, तो जीवा हो गया आपका ईएफ। ईएफ क्या होगा आपका? एक जीवा हो गया। इसी प्रकार एक जीवा कौन सा हो गया? एक जीवा ये हो गया ए बी। उसी प्रकार एक जीवा कौन हो जाएगा? सी। इस प्रकार ये आपके पास तीन जीवा हो गए। और वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और चाप के मध्य जो होते हैं, जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उससे कहते हैं वृत्तखंड।
तो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अधिकतर बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। देखिए चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जीवा कौन कौन सा जीवा है, EF, AB और CD। तो देखिए यहाँ पे AB तो जीवा है, चलो ठीक है। क्या ABAC क्या वृत्तखंड है, देख लेते हैं। ये हो गया ABFE। ये तो देखिए ये जो है जीवा और जीवा के मध्य, ये क्या है जीवा और ये भी क्या है जीवा। तो क्या सभी बच्चे बताएंगे, चलिए क्या बताइए सारे के सारे बच्चे, ये वृत्तखंड है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये वृत्तखंड है? अगर वृत्तखंड है तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर वृत्तखंड है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये वृत्तखंड नहीं है, क्योंकि हमें पता है वृत्तखंड जो होती है वो जीवा और चाप के मध्य होती है, लेकिन ये तो जीवा जीवा के मध्य हो गई, तो ये नहीं, ये वृत्तखंड नहीं है, ये वृत्तखंड नहीं है। यानी ऑप्शन ए जो है गलत ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए एडी। एडी क्या जीवा है? एडी तो चाप है, तो एडी तो जीवा है नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। बीसी, बीसी क्या जीवा है? चलिए बीसी देखते हैं, बीसी तो चाप है, या ऐसे ही गलत हो गया। बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। देखिए बी ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, ईएफ। चलिए देखते हैं ईएफ, हाँ ईएफ हमारी क्या है जीवा है। अब हम लोग देखते हैं ई एच एफ जी क्या हमारी वृत्तखंड है, देख लेते हैं। देखिए ई एच एफ जी ई हमारी हो गई वृत्तखंड। हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी वृत्तखंड, क्योंकि हमें पता है वृत्तखंड जो होती है जीवा और चाप के मध्य वाले क्षेत्र होते हैं। तो ये हमारी हो गई वृत्तखंड। आशा करते हैं कि सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सारे बच्चों को समझ में बहुत हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है सारे बच्चों को, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से वृत्तखंड के प्रकार से एक होता है त्रिज्यीय खंड। तो सारे बच्चे बताएंगे कि त्रिज्यीय खंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, ये क्या होता होगा। देखिए ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिज्यीय खंड मतलब कि त्रिज्या और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिज्यीय खंड। और वृत्तखंड क्या था, वृत्तखंड जो था आपका जो जीवा और चाप के मध्य वाले क्षेत्र थे उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे वृत्तखंड। लेकिन त्रिज्यीय खंड क्या होता है, त्रिज्या और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिज्या खंड, उसे कहते हैं त्रिज्या खंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका है त्रिज्या, ये है आपका त्रिज्या, और ये क्या है, ये भी आपका है त्रिज्या, और ये क्या है, ये आपका हो गया चाप, ये हो गया आपका क्या चाप। और इसके मध्य जो क्षेत्र होंगे इसे क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग त्रिज्या खंड। यानी कहीं भी आपको त्रिज्या खंड सेक्टर बोले तो आपके मन में क्या आना चाहिए, ऐसा क्षेत्र जो त्रिज्या और चाप के मध्य हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे त्रिज्या खंड, उसे कहेंगे सेक्टर, उसे कहेंगे त्रिज्या खंड। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, त्रिज्या खंड ऐसा क्षेत्र जो त्रिज्या और चाप के मध्य हो, जो त्रिज्या और चाप के मध्य हो उसे क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो सारे बच्चे इस पेज का जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो देखिए इस त्रिज्या खंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लघु त्रिज्या खंड और दूसरे होते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो त्रिज्या है और ये त्रिज्या जो है ये लघु चाप के मध्य है। किसके चाप के मध्य है, लघु चाप के मध्य है। तो कौन सा ये त्रिज्या खंड कहलाएगा, ये जो कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा। कौन सा खंड कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड। इसी प्रकार अगर त्रिज्या
और दीर्घ चाप, त्रिज्या और दीर्घ चाप के मध्य होंगे, और दीर्घ चाप के मध्य होंगे, तो ये कौन से कहलाएंगे जल्दी बताएंगे? दीर्घ चाप के मध्य जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर सारे बच्चों को दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड समझ में आ गए होंगे तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सब बच्चों समझ में चले। अब हम लोग सीखते हैं कि इसका भी नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, इसका भी नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। चलिए सीख लेते हैं हम लोग कि इसका भी नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक वृत्त का केंद्र मानते हैं, ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र, और ये हो गया आपका एक त्रिज्या, और ये हो गया आपका दूसरा त्रिज्या। ठीक है, चलिए, और सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इससे मानते हैं ओ। ठीक है, और इससे करते हैं यहाँ पे डी, और इससे करते हैं हम लोग यहाँ पे ई। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड कौन सा होगा? लघु त्रिज्या खंड, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका है लघु त्रिज्या खंड। क्यों? क्योंकि त्रिज्या और लघु चाप के मध्य, ये क्या है? त्रिज्या और लघु चाप के मध्य है, और लघु चाप मध्य है, और ये क्या है? ये आपका है दीर्घ त्रिज्या खंड। ये क्या आपका? दीर्घ त्रिज्या खंड। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या और दीर्घ चाप के मध्य है, त्रिज्या और दीर्घ चाप के मध्य है। तो बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसका नामकरण कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि नामकरण कैसे करते हैं, तो जल्दी नामकरण करके बताएं लघु त्रिज्या खंड का नामकरण क्या होगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका नामकरण कर रहे हैं, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। कहां से शुरू होगा? ए से शुरू होगा, ए, फिर कहां जाएंगे? ओ, फिर कहां पे आ जाएंगे? बी, फिर बी से कहां जाएंगे? बी से आ जाएंगे डी, फिर डी से कहां जाएंगे? डी से आ जाएंगे हम लोग ए। तो ए ओ बी डी ए ओ बी डी ए, ये हमारे क्या हुए? ये हमारे लघु त्रिज्या खंड हुए। इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्या खंड, इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्या खंड कौन से होंगे? जल्दी जल्दी सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसका नामकरण बताएंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड के नामकरण जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। जल्दी से नामकरण बताइए सारे बच्चे चैट बॉक्स में कि दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण क्या होगा। दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण क्या होगा? क्या होगा? देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे? ए, देखिए ये हो गया ए ओ बी, फिर बी के बाद क्या आ जाएगा? देखिए बी के बाद आ जाएगा आपका ई के बाद आ जाएगा आपका ए। तो क्या होगा? ए ओ बी ई ए। आगे सारे सारे बच्चों को समझ में? तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का जल्दी स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। जल्दी से जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी करेंगे सारे बच्चे। इस पेज का आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, तो सभी बच्चों को ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करना है। कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है? इसका उत्तर कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है? देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या और उनके द्वारा बना त्रिज्या खंड निम्न है। पहले त्रिज्या बतानी है, फिर उनके द्वारा त्रिज्या खंड बतानी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए? त्रिज्या ढूंढ लीजिए। तो मैं आपको हिंट देता हूं, जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा खंड होती है वही त्रिज्या कहलाती है। यह केंद्र हो गया, और स्थित बिंदु कौन है? एक ए है, एक ओ है। तो एक त्रिज्या हो गई एओ और दूसरा त्रिज्या हो गई ओ बी। मतलब त्रिज्या कौन सी हो गई? त्रिज्या हो गई एओ और ओ बी। ठीक है, अब आपको ढूंढना है त्रिज्या खंड। तो देखिए एक ये नीचे वाला त्रिज्या खंड हो गया और एक ये ऊपर वाला त्रिज्या खंड हो गया। अब आपको सिर्फ इसका नामकरण करना है और ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां उत्तर देना इस प्रश्न का उत्तर?
पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न के उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न, सबसे पहले देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए देखते हैं। देखिए एओ, एओ तो त्रिज्या है, ठीक है। डी, डी क्या त्रिज्या है, देखिए डी तो मेरा जीवा है, यानी ये ऐसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन, डी, डी त्रिज्या है, नहीं है, ये तो जीवा है, ये ऐसे ही गलत हो गया। उसी प्रकार देखते हैं एसी, एसी क्या मेरी जीवा है, एसी तो मेरा चाप है, ये ऐसे ही गलत हो गया। अब रही बात ऑप्शन सी की, देखते हैं। ए ओ, ओ बी, ये तो त्रिज्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं ए ओ बी सी ए क्या त्रिज्या खंड है, देख लेते हैं। चलिए देखिए ये हो गया यहाँ पे ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, और ये हो गया यहाँ पे सी, और ये हो गया यहाँ से ए। तो ए ओ बी सी ए, हाँ हमारी त्रिज्या खंड है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें सारे बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न था, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब हम लोग आपका होमवर्क देखना है कि आपका होमवर्क कौन कौन सा होगा। चलिए होमवर्क है आपका प्रश्नावली 5.1। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ ताकि कोई बच्चा वाई वाई ज्यादा बार टाइप ना कर पाए। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नावली 6.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नावली 7.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। और जिन बच्चों को वर्कशीट वाली बुक में पेज नंबर वाइज होमवर्क चाहिए उन बच्चों को दिख जाएगा हम लोगों ने कौन कौन सा होमवर्क दिया है। प्रश्नावली 5.1 जो कि पेज नंबर 94 में है, प्रश्नावली 6.1 जो कि पेज नंबर 95 में है, प्रश्नावली 7.1 जो कि पेज नंबर 96 में है। तो सारे के सारे बच्चे जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको जैसे बनाना है होमवर्क, लेकिन होमवर्क आपको हमेशा बनानी है, ठीक है। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है